नमस्कार, हरियाणा चौपाल में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं सुधा शर्मा। हरियाणा में कुछ सीटों पर आज दोबारा मतदान कराया गया। वहीं दूसरी तरफ ईवीएम की सुरक्षा को लेकर भारतीय जनता पार्टी विपक्ष के निशाने पर आ गई है। कल मतगणना का दिन है और ऐसे में सभी की निगाहें कल आने वाले नतीजों पर लगी हुई हैं। इन्हीं तमाम खबरों पर आज हम चर्चा करेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं हमारे इस खास कार्यक्रम की। तो आइए खबरों की शुरुआत करते हैं। आपको बता दें, विधानसभा चुनाव में मतदान के बाद सभी ईवीएम मशीन मतगणना के लिए रखी जा चुकी हैं, लेकिन इस बीच कई क्षेत्रों में ईवीएम की सुरक्षा को लेकर प्रशासन पर लगातार सवाल उठाए जा रहे हैं। वहीं विपक्षी दलों ने भी प्रशासन पर सवाल खड़े कर दिए हैं। क्या है ये पूरा मामला, आइए हम आपको दिखाते हैं खास रिपोर्ट के जरिए। यह तस्वीरें सोनीपत के गांव मोहाना में स्थित बिट्स कॉलेज के सामने की हैं, जहां पर आप देख सकते हैं कि टेंट लगा दिए गए हैं। दरअसल ईवीएम की सुरक्षा को लेकर झज्जर और सोनीपत में भारी हंगामा हुआ। उसके बाद लोग खुद ईवीएम की पहरेदारी कर रहे हैं। राजनीतिक पार्टी के कार्यकर्ताओं के अनुसार उन्हें प्रशासन पर भरोसा है, लेकिन सरकार पर भरोसा नहीं है और बीजेपी कुछ भी करवा सकती है। इसलिए वह खुद गाड़ियों की चेकिंग कर रहे हैं और जब तक काउंटिंग शुरू नहीं होती है वह खुद यहां पर पहरेदारी देंगे। 4 घंटे से ईवीएम मशीनों के साथ छेड़छाड़ करने के लिए जो है प्रयास हो रहे थे। वहाँ सारी पुलिस फोर्स एडमिनिस्ट्रेशन वहाँ 4 घंटे से प्रयासरत है। उन्हें शक था कि ईवीएम से छेड़छाड़ होगी और वहाँ पर ना तो एलईडी थी काम कर रही थी, ना कैमरे थे वहाँ, और 4 घंटे से वहाँ पर लाइटें बंद थी और ये शंका थी कि वहाँ कुछ ना ईवीएम से छेड़छाड़ होगी। और यहाँ पर भी ये जाने का रास्ता आप देख रहे हो, इसमें कहीं जाने का कोई आदमी जा नहीं सकता। इतना अंधेरा है कि यहाँ आदमी जाना मुश्किल है। क्या यही अरेंजमेंट जो है एडमिनिस्ट्रेशन करेगा, जहाँ ईवीएम मशीनें रखें वहाँ जाने के लिए इतना अंधेरा हो आदमी जा ना सके? हमारे को ये शक है कि बीजेपी कुछ भी करवा सकती है, तो इसलिए हम जिस दिन ईवीएम मशीन हमारी यहाँ जमाई थी उसी दिन का डेरा डाले हुए हैं और हमारे बंदे चारों साइड कई जगह गेट फोड़े हुए हैं। बिट्स कॉलेज में हमारे बंदे चुकुर्दे बैठे हुए हैं। भरोसा तो प्रशासन पे है, लेकिन हमारी भी कुछ जिम्मेवारी बनती है, इसलिए हम अपना पैरा यहाँ रखे हुए हैं। चारों तरफ से अंदेशे आ रहे हैं। अब बीजेपी सरकार कुछ भी कर सकती है। इसके लिए झज्जर में भी गड़बड़ हुई, कई जगह ईवीएम मशीनें दर्शाई गई, सोशल मीडिया पे भी आई है, मीडिया पे भी आई हैं चीज़ें। तो इसीलिए हम आए। यहाँ देखो ना अरेंज क्या है, पूरा घप अंधेरा, पूरा घप अंधेरा और चारों तरफ से कोई सिक्योरिटी का मतलब ही नहीं यहाँ। तो इस तरह हम अपनी सेफ्टी के लिए बैठे हैं, क्योंकि यकीन नहीं आज सर्वे कुछ कहता है, क्योंकि इनकी जो बीजेपी की नीयत है वो बिल्कुल खोटी है और इसी बात पे लगे हुए हैं कैसे उस बात पे जाएं। अभी जो भी इनका टारगेट है उसको कैसे पूरा किया। पूरा जनता ने फैसला दे दिया, सरकार बनने जा रही है हरियाणा में कांग्रेस की, लेकिन इनको नज़र आता है इसी बात के लिए अब कैसे कहाँ किसको सेटिंग किया जाए। आज बीजेपी के मंत्री तक हारे। बहरहाल हरियाणा में 24 अक्टूबर को मतगणना होनी है और कल ये साफ हो जाएगा कि जनता ने हरियाणा में किसके हक में अपना जनादेश दिया है। लेकिन ईवीएम की सुरक्षा पर सवाल उठना ठीक नहीं माना जा सकता। देश में स्वतंत्र मतदान की परंपरा रही है, ऐसे में प्रशासन को भी पूरी ईमानदारी के साथ चुनाव प्रक्रिया पूरी करानी चाहिए। हरियाणा डेस्क ANV न्यूज।
और चलिए इस मुद्दे पर बातचीत करते हैं। फोन लाइन पर मौजूद हैं हमारे संवाददाता नितिन। आप हमें ये बताइए कि कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की बात तो हमने सुन ली है, उन्होंने प्रशासन को लेकर, भारतीय जनता पार्टी को लेकर तमाम तरह के सवाल उठाए हैं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि इस पूरे मामले को लेकर क्या प्रशासन की तरफ से कोई बयान आया है? प्रशासन के अधिकारियों से आपकी कोई बातचीत हो पाई है क्या? जी बिल्कुल, जिस तरह से आपको बता दो, हरियाणा के सबसे पहले झज्जर में विवाद होता है और उसके बाद सोनीपत में कांग्रेस के 5 विधायक रहे हैं और वो पांचों के पांचों विधायक देर रात सोनीपत के जो मोहाना गांव में बिट्स कॉलेज में सोनीपत के 6 विधानसभा का सेंटर बनाया गया, वहां पर गहमा गहमी का माहौल होता और हंगामा होता सुरक्षा को लेकर। लेकिन उसके बाद देर रात भी कोई पुलिस का आला अधिकारी हो या सोनीपत प्रशासन का मीडिया के सामने नहीं होता और पूरा दिन बीतता है। सोनीपत के डीसी हो या सोनीपत के एसपी हो, वो मीडिया से बचते ही नजर आए और मौके पर हम मौजूद पहुंचे तो वहां पर भी सिर्फ कांग्रेस के कार्यकर्ता ही बोले कि हमें प्रशासन पर और बीजेपी पर यकीन नहीं है, वो ईवीएम में गड़बड़ी कर सकते हैं, इसलिए कांग्रेस कार्यकर्ता खुद पहरेदारी कर रहे हैं। एक तरफ नहीं, बिट्स कॉलेज के चारों तरफ टेंट गार्ड कर उन्होंने खाट अपनी ढाल ली है और वहीं पर वो पहरेदारी कर रहे हैं। अच्छा नितिन, ये बताइए कि कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को हमने सुना, लगातार एक नहीं, दो नहीं, तीन कार्यकर्ताओं का ये कहना है कि हमें शक है कि भारतीय जनता पार्टी या प्रशासन कुछ गड़बड़ी कर सकती है। चुनाव आयोग पूरे चुनाव को कंडक्ट कराती है, उसके बाद प्रशासन के ऊपर जिम्मेदारी होती है। मतगणना की भी बात लगातार अब सामने आ रही है कि कल से मतगणना शुरू हो जाएगी सुबह से। तो ऐसे में सवाल ये उठता है कि प्रशासन के ऊपर इस तरह के सवाल उठाना या चुनाव आयोग के ऊपर इस तरह से सवाल उठाना क्या सही है क्या? जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, जिस तरह से कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने सवाल खड़े किए हैं कि जो गाड़ियां अंदर जा रही हैं उनमें ईवीएम के साथ गड़बड़ हो सकती है, क्योंकि वो झज्जर में जो मामला सामने आया उसमें सीसीटीवी तक बंद थे। हालांकि जो झज्जर के डीसी थे उन्होंने एक बयान दिया कि वो तकनीक कारण खराब थे, लेकिन उसके बाद ही वीडियो वायरल हो रहे हैं कि ईवीएम वहां पकड़ी गई, वहां पकड़ी गई। उसके बाद ही कांग्रेस कार्यकर्ताओं में कहीं ना कहीं विरोध है और कहीं ना कहीं वो ये कह रहे हैं कि जब ये बोकस वोटिंग करवा सकते हैं तो कहीं ना कहीं ईवीएम को भी चेंज कर सकते हैं और उसी को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ता खुद पहरेदारी कर रहे हैं। सिर्फ पुलिस पे उन्हें यकीन नहीं है, इसीलिए खुद कांग्रेस कार्यकर्ता जो गाड़ी अंदर जा रही है या बाहर आ रही है उसको पुलिस तो तय कर ही रही है, उसके साथ साथ जो कांग्रेस कार्यकर्ता मौजूद है वो गाड़ी को तय कर रहे हैं, उसकी एक वीडियो फिल्म बना रहे हैं कि कहीं कोई पुलिस आला अधिकारी या प्रशासन का अधिकारी उन पर ही सवाल खड़े ना। लेकिन नितिन, यहाँ पर पुलिस अधिकारी, हम अपने तमाम दर्शकों को दिखा रहे हैं कि कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं और उनके पीछे काफी बड़ी संख्या में पुलिस के अधिकारी हैं, तो ऐसे में ये शक जाहिर करना, ये सवाल उठाना क्या सही है? जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, कहीं ना कहीं ये एक सवाल उठाना तो गलत है, लेकिन जहां तक की बात करें पार्टी कांग्रेस की और अन्य दर्जों का जेजेपी है या इसमें इनेलो है या आम आदमी पार्टी, उनके कार्यकर्ताओं, क्योंकि कांग्रेस के कार्यकर्ता ज्यादा संख्या में लेकिन इन पार्टियों के कार्यकर्ता भी मौजूद है और जो सोनीपत के बिट्स कॉलेज के चारों तरफ टेंट गार्ड रखे हैं, इनका ये कहना है कि रात को ईवीएम को गायब कर सकते हैं। लेकिन जो बात कर ले पुलिस प्रशासन की, हालांकि मीडिया के सामने वो नहीं आए, पैरामिलिट्री फोर्सेस भी तैनात है, पुलिस भी तैनात है, उनका ये कहना है कि अंदर हम किसी को बगैर चेकिंग नहीं आने दे रहे हैं। लेकिन प्रशासन पर सवाल खड़े करना कहीं ना कहीं गलत है। चुनाव आयोग का कोई अधिकारी हालांकि यहाँ पर नहीं है, लेकिन जो सोनीपत प्रशासन के अधिकारी हैं वो जरूर मौजूद है, लेकिन कार्यकर्ता हैं उनमें एक तरफा माहौल है और वो कहीं ना कहीं सवाल खड़े कर रहे हैं। उनका ये कहना है कि हमें इन पर ही यकीन नहीं है, बीजेपी पार्टी कुछ भी कर सकती है, अधिकारी अपना काम करेंगे, लेकिन बीजेपी पार्टी की सरकार है। अच्छा, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की बात तो हमने सुन ली नितिन, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं, नेताओं या अन्य किसी व्यक्ति ने जिसका संबंध बीजेपी से हो, उनकी तरफ से कोई बयान आया है क्या इस पूरे मामले को लेकर? जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, जो यहाँ से कविता जैन मंत्री हैं जो और अनदर है, उनका यही कहना है कि जो एग्जिट पोल है या कोई भी है, कांग्रेस कार्यकर्ता कितना भी पहरा दे लें, लेकिन हमने विकास तो हरियाणा में करवाया और हमें पूर्ण बहुमत मिलेगा। हालांकि जो एग्जिट पोल है वो ये कह रहे हैं कि हरियाणा में किसी की सरकार नहीं बन रही है, लेकिन उसके बाद भी बीजेपी पार्टी के जो भी कार्यकर्ता हैं या मंत्री यहाँ से या पदाधिकारी हैं वो पूर्ण विश्वास में है और वो हालांकि कैमरे के सामने अगर कोई बयान नहीं दे रहा, वो कह रहे हैं कि हम जीत के बाद ही सामने आएंगे और हम बताएंगे कि हमने ईवीएम में कोई गड़बड़ी नहीं की है, किसी अधिकारी को हमने कोई बात नहीं कही है। वाकई में देखने वाली बात रहेगी, कल मतगणना का दिन है और ऐसे में दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। हरियाणा में सत्ता किसके खाते में जा रही है ये स्थिति साफ हो जाएगी। लेकिन फिलहाल की अगर बात की जाए तो कांग्रेस के कार्यकर्ता प्रशासन के ऊपर, भारतीय जनता पार्टी की सरकार के ऊपर सवाल उठाते हुए नजर आए कि
सरकार में है, वो सत्ता में है बीजेपी, और ऐसे में कुछ गड़बड़ी कर सकती है। उसके अलावा पुलिस प्रशासन को लेकर भी सवाल उठाए जा रहे हैं कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के द्वारा। नितिन, हमसे बातचीत करने के लिए, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और खबरें अभी और भी हैं, लेकिन उससे पहले यहाँ रुक रही हैं एक बहुत ही छोटे से ब्रेक के लिए। आप देखते रहिए हरियाणा चौपाल। ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਜੋ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਉੱਥੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਦਾਰ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਹੋਣ, ਉਹਦਾ ਹੁਣ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਆਸ ਕਰਦਾ ਕਿ ਜਲਦੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਿਰੇ ਚੜਾਏ ਔਰ ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਜਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਮੱਥਾ डेरा बाबा नानक के विच सारे किते असीं अपना कामकाज शुरू किया होया और वो सारा तैयारी उत्ते उदों ताईं हो जानी है। इस दिन ते मैं सारी दुनिया दे विच जो सारे लोग वसे ने उन्हां नूं मैं बधाई दिंदा। और इत्थे जो आउणा चाहुंदे ने ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਉਰੇ ਆ ਸਕੋ। ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਪੁਰਬ ਆਉਣਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕੋ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। वहीं हरियाणा में हुए विधानसभा चुनाव के बाद कुछ क्षेत्रों में गड़बड़ी की शिकायत मिलने के बाद कुछ मतदान केंद्रों पर दोबारा मतदान कराया गया। इसी के चलते जींद की उचाना विधानसभा क्षेत्र में करसिंधु मतदान केंद्र पर दोबारा वोटिंग हुई है। हरियाणा की उचाना विधानसभा के करसिंधु में हुए मतदान को लेकर मतदाताओं में सुबह से काफी उत्साह देखा गया। क्या युवा, क्या बुजुर्ग, सभी ने बढ़ चढ़कर मतदान में हिस्सा लिया। इस दौरान विकलांग मतदाताओं ने भी अपने मताधिकार का प्रयोग किया। वहीं एक 82 वर्षीय पानो देवी ने भी व्हील चेयर पर मतदान करने पहुंची। वहीं इस दौरान मतदान केंद्र पर पहुंची उचाना की वर्तमान विधायक प्रेमलता ने कहा कि देश राज नंबरदार की पुत्रवधू के फर्जी वोट डालने की एक वीडियो वायरल हुई थी, जिसके बाद चुनाव आयोग ने संज्ञान लेते हुए दोबारा मतदान करवाया है। उन्होंने कहा कि बीजेपी उचाना में जीत का सिलसिला जारी रखेगी। इसमें जो यहाँ से पुराने देशर नंबरदार जी जो चुनाव लड़ते थे करसिंधु से विधानसभा की सीट पे, उनकी पुत्रवधू लोगों लेडीज़ की वोट डलवाने लग रही थी। अब वो लेडीज़ ना तो बीमार थी, ना वो अंधी थी, ना वो अशक्त थी, ना सब पे प्रॉब्लम थी। उनको साथ जाके अंदर डालने लगी थी। वो वीडियो वायरल हो गया, जिस पे संज्ञान लिया गया
और इनको दोबारा से मतदान कराना पड़ेगा। तो घट घटा के भी हम जीत रहे हैं। लेकिन आप एक चीज़ देखो ना, 50 से 70 दर्जे भी दिखाने लग रहे हैं, यानी जीत तो हम रहे हैं ना। जब 47 में हमारी सरकार बन गई तो 47 से तो ऊपर ही आंकड़ा, नहीं अलग अलग हैं सर्वे भी। अब कांग्रेस तो कहती है हम सर्वे को मानते ही नहीं, क्योंकि उनके फेवर बनी जा रहा वो, और हकीकत वही है। सीटें तो आएंगी ज़्यादातर बीजेपी की। मैं तो कहती हूँ कि जैसे 70% या 75% की जो बात है वो हमारी पूरी हो, टारगेट पूरा हो। दरअसल उचाना विधानसभा में जेजेपी नेता दुष्यंत चौटाला और वर्तमान विधायक प्रेमलता के बीच कांटे की टक्कर मानी जा रही है। ऐसे में अब देखने वाली बात यह होगी कि 24 अक्टूबर को ईवीएम खुलने के बाद आने वाले नतीजे किसके राज तिलक का संदेश लेकर आते हैं। हरियाणा डेस्क एएनबी न्यूज। और साथ ही आपको बता दें कि हरियाणा में हुए विधानसभा चुनाव के बाद 24 अक्टूबर को होने वाली मतगणना की सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। इसी क्रम में कुरुक्षेत्र की चारों विधानसभाओं में प्रशासन ने सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए हैं। इस दौरान किसी को भी पेन और मोबाइल तक ले जाने की मनाही है। कुल हमारी 4 विधानसभाएं हैं कुरुक्षेत्र डिस्ट्रिक्ट में, जिसमें थानेसर, पेवा, लाडवा और शाहबाद हैं। और चारों विधानसभाओं की जो काउंटिंग होगी वो हमारी लाडवा और थानेसर की अग्रसेन स्कूल में होगी, और शाहबाद की आर्य कन्या महाविद्यालय शाहबाद में होगी, और पेवा की जो टैगोर स्कूल है उसमें की जाएगी। पूरी व्यवस्था की गई है। 3 टीयर सिस्टम हमने सिक्योरिटी का रखा हुआ है, और पूरी सीसीटीवी लगाए गए हैं पूरे सभी विधानसभाओं के काउंटिंग सेंटर्स पर। इसके साथ साथ हमने जितने भी हमारे काउंटिंग होंगे स्टाफ होगा उसकी पूरी ट्रेनिंग हम कर चुके हैं। 14 टेबल लगेंगी, और एक अलग से जो वीवीपैट की 5 मैंडेटरी पर्चियाँ काउंट होंगी 5 बूथों की, जो कि रैंडमली सिलेक्ट की जाएंगी, उनकी भी पूरी व्यवस्था की गई है। माइक्रो ऑब्जर्वर हर एक टेबल पर लगेगा, जो कि पूरी ताकि जो काउंटिंग होगी वो पूरी निष्पक्ष तरह से हो। और हमारे चारों विधानसभाओं के लिए अलग अलग ऑब्जर्वर जो ईसीआई के द्वारा नियुक्त किए गए हैं वो पहुंच चुके हैं, और पूरी सही प्रक्रिया अपनाकर काउंटिंग की जाएगी। तो सुबह कितने बजे काउंटिंग स्टार्ट हुई? कुछ अपील भी कर रहे हैं लोगों से? बिल्कुल। काउंटिंग सेंटर पर बाहर हमें एक माइक सिस्टम हमने अनाउंसमेंट के लिए लगा दिया है, और वो समय समय पर हर राउंड के बाद पूरी काउंटिंग बताई जाएगी। इसके साथ साथ मैं सभी से अनुरोध करूंगा कि काउंटिंग सेंटर के आसपास ना आएं, बल्कि अपने घरों में बैठकर टीवी के माध्यम से या दूसरे किसी अन्य माध्यम से वो अपना रिजल्ट्स को देख सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर पूरी सिक्योरिटी रहेगी। और धारा 144 से हमने लगाई हुई है, उसके आसपास किसी को भी। और चलिए इसी के साथ यहाँ रुकेंगे एक और ब्रेक के लिए। श्री गुरु नानक देव जी नानक मते तो चल के गेंडी खाता नामक पिंड दे अंदर आए। आप जी आके 3 महीने 13 दिन टिके। इस बाग दे स्वामी दा नाम खत्री ब्राह्मण नामक आया। गुरु जी दे दर्शन किए और गुरु जी दे दर्शन करके निहाल होया। ਆਪਣੇ ਦੁੱਖ ਦਰਦ ਦੂਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਾ ਅੱਜ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਬਾਉਲੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦੁੱਖ
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। वहीं विधानसभा चुनाव में रेवाड़ी विधानसभा में गड़बड़ी के चलते 5 मतदान केंद्रों में दोबारा मतदान कराया गया। इसी के चलते कौसली और नारनौल के स्थानीय लोगों का कहना है कि जो कुछ हुआ ठीक नहीं हुआ, इसलिए निर्वाचन आयोग ने री पोलिंग कराने का फैसला लिया। जो गांव चौवा के अंदर रीपोलिंग हो रही है, इसका क्या कारण है और ये रीपोलिंग क्यों हुई? यहाँ पर जो इलेक्शन हुआ था 21 तारीख को, उसमें कुछ मैल प्रैक्टिसेस पाई गई थी। उनको देखते हुए इलेक्शन कमीशन द्वारा ये डिसाइड किया गया है कि यहाँ पे इस बूथ पर रीपोलिंग करवाई जानी है। तो हरियाणा में कहाँ कहाँ रीपोलिंग हो रही है, आपको पता? 5 जगहों पर रीपोलिंग हो रही है, जिसमें से एक हमारे यहाँ पर छौवा गाँव में भी है। और किन किन अधिकारियों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है? जो यहाँ पर प्रिसाइडिंग ऑफिसर थे उनके खिलाफ, और जो पोलिंग पार्टी थी पूरी, उन सभी के खिलाफ एक्शन लिया गया है। अगर यही काम पहले हो जाता, पुलिस प्रशासन की बात करें, आज इतना मतलब सख्ताई बरती जा रही है और पहले नहीं थी इतनी सख्ताई, तो अगर पुलिस उस टाइम में मुस्तैद होती, अब भाई लोग अंदर ना जाएं, आराम से एक एक करके जाएं, इतनी नौबत नहीं आती आज के दिन। नहीं, ऐसी बात नहीं है। जो नॉर्म्स के मुताबिक पुलिस की और सिक्योरिटी का अरेंजमेंट होना चाहिए था, वो तब भी था। ये लापरवाही जो पोलिंग टीम आई थी उनके एंड पर हुई थी। और वहीं हरियाणा में पलवल विधानसभा चुनाव की मतगणना को लेकर तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। जिला प्रशासन ने मतगणना के लिए कम्युनिकेशन प्लान और मीडिया मैनेजमेंट प्लान को तैयार कर लिया है। विधानसभा चुनाव की मतगणना की जानकारी 24 अक्टूबर को भारत निर्वाचन आयोग के मोबाइल ऐप वोटर्स हेल्पलाइन तथा चुनाव आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध होगी। मोबाइल ऐप और पोर्टल पर ये जानकारी लगातार अपडेट करती जाएगी। वहीं मतगणना को लेकर मतगणना केंद्र के पास धारा 144 लागू कर दी गई है। हमने ईवीएम मशीनों की 3 लेयर सुरक्षा कर रखी है। इसमें एसएसबी, आईआरबी और अपने लोकल पुलिस 3 लेयर में इनकी अलग अलग ड्यूटी लगी हुई है। उसकी सुरक्षा के पुख्ता प्रबंध किए हुए हैं। पहले इलेक्शन करवाया है, उसी तरह काउंटिंग भी अच्छी तरह की जाए। अलग से प्रबंध किए गए हैं। बाहर के रोड के ऊपर अलग से नाके लगाए गए हैं और अंदर भी सुरक्षा के। और साथ ही आपको बता दें कि जेजेपी के नेता प्रतीक सोम ने हरियाणा में जेजेपी के बेहतर प्रदर्शन का दावा किया है। उन्होंने कहा है कि हरियाणा में सत्ता की चाबी जेजेपी के हाथ में होगी। देखिए, हमारी पार्टी शुरू से ही एक दावा कर रही है कि हरियाणा के सत्ता का जो ताला है वो जेजेपी की चाबी ही खोलेगी। मैंने कल भी ये बात बोली थी कि जो सर्वे हुए हैं वो 2019 के लोकसभा इलेक्शन के बेसिस पे और बहुत छोटा सैंपल सर्वे लेने के कारण उन्होंने जेजेपी को इतनी कम सीट्स दी है। जो कल सर्वे आया है जिसकी आप बात कर रहे हैं, उसका सैंपल सर्वे काफी बड़ा था। वो लगभग 4 से 5% जनता का उन्होंने सर्वे लिया और वो हमको एक सब्सटैंशियल फिगर दे रहे हैं जिसके अंदर हम एटलीस्ट किंग मेकर के रोल में आएंगे। मैं इस बात को बिल्कुल साफ कर देना चाहता हूं कि कल जो परिणाम होंगे वो उसका रिजल्ट आएगा जो हरियाणा में साइलेंट वोटिंग हुई है। हरियाणा का जो आदमी है वो चेंज चाह रहा है। हरियाणा के लोकल इश्यूज पे सबको पता है, सिर्फ एक ही लीडर बात कर रहा है और वो है दुष्यंत चौटाला। इसीलिए जेजेपी के लिए साइलेंट वोटिंग हुई है। हमने अपना सारा जो वोट बैंक है वो वापस क्लेम किया है और कल एक ऐसे रिजल्ट्स आएंगे जिसके अंदर कम से कम जेजेपी की बहुत सिग्निफिकेंट पोजीशन। और वहीं भारतीय जनता पार्टी की अगर बात करें तो हरियाणा में विधानसभा चुनाव की मतगणना से पहले भारतीय जनता पार्टी की नेता मीनाक्षी लेखी ने मीडिया के सर्वे पर सवाल उठा दिए। क्या कुछ कहना है उनका, आइए हम आपको सुनाते हैं। इस तरीके के सर्वे चुनाव की गिनती से पहले क्यों आ रहे हैं जी? चुनाव से पहले तो नहीं आ रहे थे। असलियत तो ये है कि दोनों जगह भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार बनने जा रही है और
स्वीप होने वाली है बीजेपी की। मुझे लगता है या तो कुछ मीडिया चैनल सटोरियों के साथ मिक्सड अप है या कुछ सर्वे एजेंसीज, और इसी कारण इस तरीके की चीजें सामने आ रही हैं। और दिल्ली इलेक्शन पर आपका क्या रुख है? आपको क्या लगता है बीजेपी क्योंकि इतने सालों से बाहर है पावर से, अब की बार कुछ उम्मीद लग रही है? डू यू थिंक दैट बीजेपी स्टिल होपफुल ऑफ BJP is very hopeful and we will come back. Mr. Bhupesh Baghel has said that 1911 तक सावरकर was a freedom fighter till he went to cellular jail. After that he made many apologies and sent many letters to Britishers, and he was no longer a freedom fighter. So we do not subscribe by BJP's idea of Savarkar being a freedom fighter. They can all take a running jump into the Kala Pani if they want, because the kind of life Savarkar lived in cellular jail, none of the Congressis lived. And the fact is, if he was a friend of British or he apologized, British should have released him. British were in set game and Congress was basically, they are forgetting the history. Congress was a safety valve mechanism to divert the. तो आपने देखा किस तरह से नतीजों से पहले तमाम पॉलिटिकल पार्टीज अपनी अपनी जीत का दावा कर रही हैं। तमाम ऐसे मुद्दे रहे जिनको लेकर पार्टियां आगे बढ़ीं, कुछ मुद्दे ऐसे रहे जिनको लेकर जनता ने अपना इत्तेफाक जताया, और कई मुद्दे ऐसे रहे जिसको लेकर जनता नाखुश भी नजर आई। अब कल ये साफ हो जाएगा कि कौन सी ऐसी पार्टी है जिसे सत्ता की चाबी या सत्ता का सिंहासन मिलने जा रहा है। बहरहाल इन्हीं तमाम खबरों के साथ फिलहाल के लिए हरियाणा चौपाल में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।